Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Lower Mile Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject Research Methodology in Fine Arts. And today is the 8th lecture of this subject. And our topic is a sample thesis of graphic design. And it is the second part of this lecture. जिसके पिछले पार्ट में हमने ग्राफिक डिजाइन का जो सैम्पल थीसिस था उसकी कुछ चीज़ें देखी थी और एक इस पार्ट में हमने उससे फर्दर कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और इस थीसिस को हम सिर्फ सैम्पल के तौर पे ले रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो कि आप अपना थीसिस किस तरह से लिख सकते हैं और उसके अंदर आपने किस तरह से चैप्टर्स को अरेंज करना है और हर चैप्टर के अंदर आपने अपने थीसिस के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं या डिस्क्रिप्शंस हैं या जो भी राइटिंग मटेरियल है उसको किस तरह से आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इस थीसिस को हमने लास्ट टाइम इस थीसिस के कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे जिनमें इसका हाइपोथेसिस था, इसका जो है वो लिटरेचर रिव्यू था और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और हर चीज़ को हमने देखा था कि इस राइटर ने अपने इस थीसिस में किस तरह से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है और हर चीज़ की उसने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें मेंशन की हैं जो कि एक कंपलसरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जो रीडर आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है और जो रीडर जस्ट आपके थीसिस के बारे में ओवरव्यू लेना चाह रहा होता है तो वो समरी से या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से हेल्प ले सकता है। तो जो चीज़ें आपने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन की होती हैं आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जस्ट ये मेंशन करते हो कि आपने ऊपर जितनी भी बात की है वो किस हवाले से थी और क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन की हैं। तो उन चीज़ों की डिटेल और वो चीज़ें क्या क्या थी वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस सैंपल के तौर पे जो एक ग्राफिक डिजाइनर ने थीसिस लिखा है उसका चैप्टर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं और पहले 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके या पढ़ने से मुराद ये है कि हम इसको देख चुके हैं एज अ रेफरेंस। इतना ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह जस्ट हमने नहीं पढ़ना, हमें जस्ट उसकी तरतीब और उसकी चीज़ों को देखना है कि उसने कैसे मेंशन किया है। और ये थीसिस आपको पता है कि टाइपोग्राफी के ऊपर इसने ये थीसिस किया है तो उसका लिटरेचर व्यू भी आपने टाइपोग्राफी के हवाले से देखना है और उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देखनी है और उसका हाइपोथेसिस भी देखना है। तो अभी वो इस अपने प्रोजेक्ट का लिटरेचर व्यू वगैरह देने के बाद इस प्रोजेक्ट का वो इंट्रोडक्शन लिख रहा है। तो इसमें वो मेजरिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू टाइपोग्राफी के हवाले से इंट्रोडक्शन लिख रहा है। तो एक मेन इंट्रोडक्शन थीसिस का जो था वो राइटर ऑलरेडी ऊपर डिस्क्राइब कर चुका है, वो थीसिस का ओवरऑल इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे हर टॉपिक का भी आप ये देखें कि उसने हर टॉपिक का अलग से इंट्रोडक्शन भी लिखा है। तो इस चैप्टर का जो हेडिंग है वो मेजरिंग इमोशनल रिस्पॉन्स टू टाइपोग्राफी है। तो इसके इंट्रोडक्शन में वो क्या कह रहा है कि चैप्टर 3 हाईलाइट्स द रिसर्च एंड मेथड एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू स्टडी इमोशनल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो इसमें वो रिसर्च और मेथड्स को डिस्क्राइब करेगा इमोशनल रिस्पॉन्सेज को स्टडी करने के लिए कि टाइप फेज के हवाले से या टेक्स्ट के स्टाइल के हवाले से रीडर की साइकोलॉजी किस तरह से एक्ट करती है और टेक्स्ट के स्टाइल का रीडर की जो है वो इंटरेस्ट पे किस तरह से इफेक्ट होता है। जिस तरह का टेक्स्ट स्टाइल होगा उसी तरह का आपके रीडर का जो रिस्पॉन्स होता है वो होगा। ठीक है, तो इस जिस तरह से आप अगर किसी डेकोरेशन या किसी ब्यूटी से रिलेटेड या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई एड डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको डेकोरेटिव स्टाइल का टाइप फेस यूज करना होता है क्योंकि वो यूजर की साइकोलॉजी के साथ ज्यादा मैच करेगा और वो उसके दिमाग में एक इफेक्ट डालेगा कि ये एक डेकोरेटिव किस्म की प्रोडक्ट है। और जो कोई जिस तरह से केमिकल्स होते हैं या कोई और डेडली प्रोडक्ट है या कुछ भी है तो उसके ऊपर जो टेक्स्ट स्टाइल होता है वो जरा सिंपल और
बोल्ड और रिजिड किस्म का होता है, ताकि रीडर को या ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रोडक्ट किस हवाले से है। अगर परफ्यूम की बोतल के ऊपर आप जो हैं वो डेडली टेक्स्ट लिख देते हैं, तो वो उसके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका जो ऑडियंस है उसकी साइकोलॉजी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये चीज़ इसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने जो है वो रीडर की साइकोलॉजी को समझने के लिए या अपने टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझने के लिए कि किस तरह के टेक्स्ट के अगेंस्ट उनके इमोशनल रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, तो उसके लिए एक रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके उसने तमाम मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर ऑपरेशनल डेफिनेशंस में है कि टू फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइन द वेरिएबल यूज्ड इन दिस स्टडी। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेक्शन हाइलाइट्स द टाइपफेस यूज्ड टू इलिसिट द इमोशन। मींस के अब वो टाइपफेस के स्टाइल को और इमोशनल रिस्पॉन्स को दो वेरिएबल्स के तौर पे ले रहा है, और उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है वो टाइपफेस, यानी कि जो कि आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके चेंज होने से आपके इमोशंस किस तरह से चेंज होते हैं। जो इमोशंस हैं यहाँ पे एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे उसने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे उन चीज़ों को मजीद एक्सप्लेन भी कर दिया। द एक्सपेरिमेंटल स्टिमुलस, उसमें लिख रहा है कि द स्टिमुलाई एडवर्टाइजमेंट वाज क्रिएटेड बाय द researcher and featured a fictitious sports car. This product type was chosen based on the prevalence of similar ads in magazines and newspapers. As the product featured was entirely fictitious, it would not confound the results with previous brand association. There were three versions of the ad created using each of the three typefaces. मीन्स कि उसने एक फिक्शियस किस्म की स्पोर्ट्स कार का एड डिजाइन करना है, और उसने वो एड के अंदर तीन किस्म के टाइप फेसेस या टेक्स्ट स्टाइल्स यूज करने हैं। ईच एड हैड द सेम हेडलाइन, बॉडी, कॉपी, लेआउट, कलर एटसेट्रा, जो भी चीजें थी वो सबकी सेम थी, जस्ट टेक्स्ट का स्टाइल जो था वो चेंज था। ठीक है, ईच टाइप विद माइनर डिफरेंस टू एडजस्ट फॉर द डिफरेंट फॉन्ट वेरिएशंस। देयर वाज एन ऑब्वियस साइज डिफरेंस बिटवीन द हेडलाइंस एंड बॉडी टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे वो उसको इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे वो एक रेफरेंस के तौर पे डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने एक एड डिजाइन किया, और उस एड में उसने सेम तरह की टेक्स्ट जो है वो बॉडी, कलर, हर चीज के सेम रखते हुए जस्ट उसने तीन डिफरेंट स्टाइल्स के टेक्स्ट यूज किए। तो जो टेक्स्ट स्टाइल जाहिर बात है फिक्शियस स्पोर्ट्स कार के साथ मैच करेगा, ऑडियंस जो होगी उसके ऊपर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगी। और अगर उस स्पोर्ट्स कार के एड के ऊपर आप जो है वो कोई हॉरर मूवी टाइप का कोई फॉन्ट यूज कर दें, तो वो उसके ऊपर ऑडियंस उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उनकी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ नहीं हो पाएगी। तो ये वही चीज है जो कि हमने ऊपर डिस्कस की है कि अगर आप परफ्यूम की बोतल पे डेडली फॉन्ट लगा दें, तो आपकी एड या आपका डिजाइन जो होगा वो जाया जाएगा, और आपकी ऑडियंस आपके काम से मायूस होगी, और वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। तो परफ्यूम भी एक केमिकल है, और जो डेडली स्प्रेज होते हैं या उसको पेस्टिसाइड स्प्रेज कह सकते हैं, वो भी एक बोतल है। या एयर फ्रेशनर की एक बोतल देख लें, और एक आप मोर्टीन स्प्रे की बोतल देख लें, दोनों बोतल्स की डिजाइनिंग में और उनके टेक्स्ट फॉन्ट में आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो एयर फ्रेशनर्स की फॉन्ट स्टाइल होगा वो जरा स्टाइलिश और स्क्रिप्ट टाइप का और थोड़ा सा कर्वी और डेकोरेटिव टाइप का फॉन्ट होगा, जबकि मोर्टीन की जो स्प्रे बोतल है उसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल सॉलिड और रिजिड और डेडली किस्म का होगा। तो ये चीज हमें जहन में रखनी होती है। तो वही एक्सपेरिमेंट उसने एक स्पोर्ट्स कार की एग्जांपल लेके मैगजीन में एक ऐड दिया, और उसके रिस्पॉन्सेस चेक किए, तो ऑडियंस ने तीनों तरह की एड्स के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स दिया, तो उसने अपने यहाँ पे मेंशन कर दिया उसको। Rationale for the imagery in creating the ad magazine, searches were performed to locate images, layout, and copy of previous ads representing the automobile category, adding external validity to the test ads. An advertisement for Mercedes-Benz sports car featured
ये देख लें कि ये उसने कुछ रेफरेंस या एक्सपेरिमेंट्स जो अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको सपोर्ट करने के लिए मेंशन किए हैं, तो वो डिफरेंट उन एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो यहाँ पे कोट कर रहा है उनको, या डिफरेंट रेफरेंसेस को कोट कर रहा है कि उसने फलाने मैगजीन में फलानी जगह पे कार का ऐड देखा था तो उसके अंदर इस तरह की चीज थी, तो फलानी जगह पे उसने इस तरह का आईफोन का ऐड देखा था तो उसके अंदर ये चीज थी, तो उन सारी चीजों को वो यहाँ पे एज अ रेफरेंस मेंशन कर रहा है, और ये अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि टाइप फेस का प्रोडक्ट की नेचर के साथ और उस प्रोडक्ट में जो इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस होती है उसकी साइकोलॉजी के साथ कितना ज्यादा रिलेशन है। ठीक है। फिर आगे फिर दोबारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर बात करें। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द इमोशनल रिस्पॉन्सेज, जो कि हमने पहले बात कर ली है। यहाँ पे रसल एंड मैरबीन define player as a feeling state that occur on a bipolar dimension of this player. Player occurs as a basic response to some form of stimuli. The difficulty in narrowly defining player, according to Tiger, in that this element of the emotional response is highly subjective and private emotion. Even though player is subjective, it can be measured by allowing a respondent to self-report their feeling in a reliable manner, removing any problem with semantic differences of the research determined verbal scales. यहाँ पे वो प्लेयर को डिफाइन कर किया है उसने कि किस तरह के टेक्स्ट स्टाइल के साथ आपकी प्लेयर या जो आपकी हैप्पी फीलिंग्स हैं वो किस तरह से अटैच हो सकती हैं, तो उसने वो उसको कोई डेफिनेशन उसने कहीं से डिफरेंट रेफरेंसेस से कलेक्ट किया है और उसको यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया है। बहरहाल ये मेरे ख्याल से ये इसका अननेसेसरी पार्ट था, इसको यहाँ पे मेंशन करने की कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अपने आर्गुमेंट को या अपने उसको सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह से कुछ रेफरेंसेस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये उसने उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो प्रिलिमिनरी डेटा इकट्ठा किया है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अभी यहाँ पे अराउसल की एक इमोशनल फीलिंग है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन में, क्योंकि यहाँ पे टाइपोग्राफी के साथ उसने इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना है ना, तो दैट्स वाई वो इमोशनल फीलिंग्स के हवाले से जिस जिस तरह की भी इमोशनल फीलिंग्स है उनको वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि यही जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो शो करती हैं कि आपकी अपने टॉपिक के ऊपर कितनी ज़्यादा ग्रिप है। फिर डोमिनेंस जो है वो भी एक इमोशनल फीलिंग है, उसको किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया है, तो उसको भी वहाँ पे उसने एडिशनल डिपेंडेंट वेरिएबल और भी उसने कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से हो गए। इन एडिशन टू यूजिंग द पैड मेजर्स, अदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स वर यूज्ड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट schedule was used to measure the potential modes that could also be elicited from this study using a 10-item scale from 1 to 5। ये कुछ और समझने के डिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे कुछ चीज़ों को बता रहा है, जो इंसान के मूड के अलावा कुछ और भी वेरिएबल्स हैं, कुछ और भी सेंटिमेंट्स हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे काम कर सकते हैं। इनमें फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है तो ये वेरिएबल्स भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारा एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। फिर इसके अलावा उसने अपना इसमें जो रिसर्च मेथड यूज किया है वो क्वेश्चनियर का है, तो वन ऑफ द मेथड इज क्वेश्चनियर। उसमें ऑल द डिपेंडेंट वेरिएबल्स वर मेजर्ड यूजिंग एन ऑनलाइन क्वेश्चनियर, तो वो अपना यहाँ पे बता रहा है कि उसने क्वेश्चनियर की मदद से भी इन वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन को मेजर किया और डिफरेंट लोगों से क्वेश्चंस किए होंगे, जाहिर बात है। तो आपने आपके थीसिस में भी अगर कोई क्वेश्चनियर रिक्वायर्ड है तो आप उसके रिसर्च मेथड वाले पार्ट में क्वेश्चनियर को मेंशन करेंगे। अगर आपके थीसिस में सर्वे रिक्वायर्ड था तो आप सर्वे की जितना भी डेटा है या रिपोर्ट है वो आप रिसर्च मेथड वाले पार्ट में लिखेंगे कि आपने सर्वे एज अ टूल यूज किया रिसर्च मेथड का और उसके जरिए आपने ये चीजें अचीव की। अगर आपके रिसर्च मेथड में एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड था तो आप एक्सपेरिमेंट अपने रिसर्च थीसिस के रिसर्च मेथड वाले सेक्शन में आके एक्सपेरिमेंट को भी मेंशन करेंगे और उसके रिजल्ट्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। इस तरह के और भी जो जो चीज़ें रिसर्च मेथड के हवाले से जितने भी टूल्स आपने
यूज किए वो सारे आप अपने थीसिस के रिसर्च मेथड वाले चैप्टर में मेंशन करेंगे। आगे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि दिस सेक्शन डिस्कसेस द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ यूजिंग द इमोशनल रिस्पॉन्स मेजर। First discussed is reliability, then validity, followed next by confounding variables. तो वो reliability के हवाले से बात करें, the basic of the self assessment Henkin is reliable as according to Russell and Mehrabian. Russell and Mehrabian did extensive work on PAD scales, finding reliability to 93 for player, 88 for arousal. ये उसकी अपने डेटा की रिलायबिलिटी को शो करवाने के लिए उसने ये रिलायबिलिटी वाला एक चार्ट या एक डिटेल्ड टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। अगर मेरे ख्याल से इसको अगर ये एक चार्ट के तौर पे या एक ग्राफ पेपर के तौर पे यहाँ पे मेंशन करता कि डिफरेंट इमोशनल फीलिंग्स की जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, तो फिर ज़रा बेहतर रहता। तो बहरहाल उसने वो सारे फिगर्स या फैक्ट्स जो हैं वो सामने रख दिए गए। रसल के जो हैं वो 94 काउंट के हिसाब से लिया गया है। तो वो स्केल फाइंडिंग्स बता रहे हैं कि कितने लोगों के अंदर से इसके अंदर ये चीज़ें या डेटा कलेक्शन की गई है। तो डोमिनेंस जो है वो 66 है, उसका स्केल 66 रहा है। तो और रिलायबिलिटी में आगे और भी चीज़ों को कुछ डिस्कस करेगा। खैर ये उसने अपना सारे सर्वे की रिपोर्ट या जो भी उसने डाटा कलेक्ट किया है उसकी यहाँ पे लिखा दिया। फिर वैलिडिटी उसकी किस तरह से वो साबित कर रहा है कि उसने जो भी काम किया है वो वैलिड कितनी हद तक है, तो उसके बारे में वो बता रहा है कि द वैलिडिटी फॉर द एडसेम मेथड हैज बीन सपोर्टेड in previous studies ranging from advertising strategy, evaluation, and marketing communication as started previously. Morris and Macmillan measured the pad level of 41 30-second advertisement, discovering that multiple emotional responses could be found in one ad, as well as supporting the measure of ad in halves to detect multiple emotional responses. तो ये उसने अपने ऐड के हवाले से कि किस तरह के ऐड में कितने इमोशनल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो मल्टीपल इमोशनल रिस्पॉन्सेज को उसने डिटेक्ट किया और यहाँ पे मेंशन किया है। तो the AdSense measure has a higher degree of content validity, accurately covering a range of human emotions based on human facial expressions, accurately measure the pad of the respondents, covering the range of meaning in the concept of emotions and emotional responses. Means कि वो अपनी सारी वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने ये किस तरह से किया, इसकी मैंने measure कैसे किया, इसको किस तरह से चेक किया, वो सारी चीजें यहाँ पे वो बता रहा है। तो ये उसकी उसकी रिसर्च वर्क की वैलिडिटी को शो करवाने के लिए उसने यहाँ पे लिखा है। फिर confounding variables, there were few potential confounding variables discovered in the creation of the fictitious advertisement that could have caused problem if the left uncontrolled. The addition of a visual in each ad could influence the emotional response, especially if the customer does not recognize or identify with the imagery shown. The images were held constant throughout the survey groups to address this potential issue. मीन्स कि ये इमेज के हिसाब से भी कुछ वेरिएबल्स को चेक किया जा रहा है, लेआउट का भी उसके अंदर रोल हो सकता है, आपके यूजर की इमोशंस को हैंडल करने के लिए बैकग्राउंड कलर का भी रोल हो सकता है, जो टेक्स्ट स्टाइल आपने यूज किया उसके कलर के अंदर कलर का भी रोल हो सकता है, जो पिक्चर या इमेज आपने यूज किया है उसके थीम कलर का भी रोल हो सकता है। तो ये सारे कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जिनको वो कह रहे हैं कि इन सारे वेरिएबल्स को भी चेंज कर करके उसने चेक किया कि इमोशनल रिस्पॉन्स आपके ऑडियंस का किस तरह का था। फिर द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में है कि a post test only within subjects experimental design was utilized showing three variations of an advertisement। जिस तरह से ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट मेंशन किया था, तो यहाँ पे भी एक एड डिजाइन किया और उसके अंदर थ्री वेरिएशंस डाली और उनके अगेंस्ट उसने ऑडियंस का इमोशनल रिस्पॉन्स चेक किया। और द एक्सपेरिमेंटल प्रीटेस्ट and experimental pretest was done with 10 undergraduate students in an upper division elective course at the same large southeastern university. The questionnaire was carried out on a smaller population separate from the large lecture format course planned for the main study.
The participants did not overlap, and so students took the questionnaire in both pretest and the actual experiment. The questionnaire was given in the online format to check from an bias unclear terminology of the survey. यहाँ पे वो अगेन एक एक्सपेरिमेंटल प्री टेस्ट की बात कर रहे हैं कि जिसमें उसने चंद स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनसे उसने एक क्वेश्चनर फिल करवाया और उसकी बेस के ऊपर उसने जो रिजल्ट्स निकाले वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है। फिर यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो उसने एक्सपेरिमेंट या सर्वे किया है उसके पार्टिसिपेंट्स क्या थे और वो नेचर क्या रखते थे। मीन्स के आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो थीसिस के ऊपर कितना ज्यादा फोकस्ड है कि इवन के उसने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की भी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो शेयर किए हैं ताकि जो सर्वे या एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स हासिल हुए हैं उनकी वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो जज की जा सके। जाहिर बात है अगर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को समझने वाले होंगे और वो किस लेवल के मेंटल लेवल रखते हैं तो उतना ही ज्यादा सर्वे की रिपोर्ट या एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट जो होगी वो ऑथेंटिक होगी। तो फिर उसने प्रोसीजर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कौन से प्रोसीजर्स के मुताबिक उसने परफॉर्म किया। या थोड़ा सा इसको देखते हैं कि रिसर्च वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द fall 2008 semester from September to November. Instructors were contacted about gaining access to their student population as incentive. The professors or instructors agreed to provide extra credit for the students to participate in this study. Three total classes were utilized to request participation, returning 361 respondents. Each participant was given a piece of paper with instructions. ये जो उसने सर्वे या जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसका प्रोसीजर सारा उसने मेंशन किया है ताकि उसकी मजीद वैलिडिटी साबित हो सके कि उसने इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम किया, ये कोई रैंडमली या हवा में तीर नहीं चलाया उसने, इसके लिए उसने बकायदा पूरी वर्किंग करके ये काम किया है और वो वेल मैनेज तरीके से किया गया है। फिर इस चैप्टर 3 की ये सारी समरी है, उसमें उसने जो भी काम किया है सारा का सारा उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट वर्ड्स में। ठीक है, तो ये इजी सा काम था। फिर यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं जिनके रिजल्ट्स उसने शो किए हैं, ये सारे चीजें आ रही हैं। ये जो उसने ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी थी एड्स की, वो एड्स उसने यहाँ पे दी हैं। ठीक है, ये 3 तरह के जो स्पोर्ट्स कार के एड्स थी उसके लिए उसने 3 डिफरेंट तरह के फॉन्ट स्टाइल्स यूज किए और उसका रिस्पॉन्स चेक किया। ठीक है, ये उसने उनके डिफरेंट रिजल्ट्स भी शेयर किए हैं। यहाँ पे भी उसने इस तरह का काम किया गया, इमोशनल फीलिंग्स के हिसाब से उसने किस तरह से लोगों के सर्वे लिए हैं और इन फिगर्स की मदद से उसने चेक किया है कि कौन सी इमोशन किस तरह की है। तो चैप्टर 4 रिजल्ट्स का है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है। उसके अंदर उसने जितने भी रिजल्ट्स कलेक्ट किए हैं उन सारों को उसने अपने मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट किया है, जो कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट रिजल्ट्स को सिंपल वर्बली या रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस एंड द पोस्ट होक एनालिसिस, या फिर उस रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रहा है और एनालिसिस करने के बाद उसकी सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की हैं किसी ने। फिर क्वालिटेटिव रिजल्ट्स यहाँ पे उसने रिजल्ट्स पेस्ट कर दिए। ठीक है, और ये सारे रिजल्ट्स उसने एक्सप्लेन किए हैं अपने, जो अपने उस पे टाइपोग्राफी और इमोशनल रिस्पॉन्स के अंदर क्या रिलेशन है उसके हवाले से जो चीज़ें उसने फाइंड की हैं वो सारी उसने रिजल्ट्स में एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस की या जो रिजल्ट्स की उसकी समरी है वो किस तरह की है, इसको पढ़ लेते हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग होगी। इन रिव्यूइंग द क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज देयर वर नो overriding themes that solidifies emotions being associated with a typeface. Based on these responses, the responses seem to have highlighted several unintentional bias with the questionnaire. Furthermore, the data showed that the typeface has different respondents depending on the respondent product category and context of the ad. Many of the respondents' comments seem to support the quantitative data. मीन्स के वो कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव डाटा से उसको इतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं नज़र आया, तो इसके लिए उसको क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा।
जो कि यहाँ पे उसने डिफरेंट क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किए हैं। अब उनके रिजल्ट सारे मेजर कर रहा है, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा है, और ये सारी उसने इसके अंदर अपना वर्क ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये उसका फाइनल एनालिसिस है। जो ऊपर रिजल्ट्स वगैरह किए थे उनके बाद उसका ये फाइनल है। तो as the hypotheses were not supported, several implications were found in the study. Previous research from here seem to suggest that an atypical or novelty typeface would have higher level of recall. The results of the finding did not have the same result when eliciting and greater emotional response. Furthermore, the finding in ये मीन्स कि यहाँ पे सारा वो अपनी एनालिसिस दे रहा है कि किस तरह से जो है वो उसको रिजल्ट्स मिले हैं। और ये सारा ये मैं आपको अटैच कर दूंगा, इसको डिटेल से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बहरहाल हमारा जो मकसद था वो इसके चैप्टर के पार्ट्स को देखना था कि उसने अपने हर टॉपिक के हवाले से पूरे थीसिस को किस तरह से चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। Typeface decision: the number of typefaces used in the study is by no means exhaustive. There are numerous typefaces that could have been used for this experiment, but three typefaces that are representative of the respective styles were chosen. Statistical significance was not found in the paired results, suggesting that the typeface variations were too similar in style or that the typeface did not elicit different emotional responses. यहाँ तो वो अपने पॉइंट के ही अगेंस्ट चला गया है कि टाइपफेस जो होती है उसका इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि तीनों तरह के एड्स को देखा जाए तो ऑडियंस के रिस्पॉन्स जो है वो उन तीनों तरह के एड के लिए तकरीबन सेम ही था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब वो एनालिसिस में फर्दर रिसर्च अब वो कह रहा है कि इसको ऊपर करने की जरूरत है। फर्दर रिसर्च ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स टू टाइपफेस will need to take careful consideration in choosing the independent variables to test. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स और टाइपफेस दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन था वो उसके ऊपर सही तरह से वर्किंग हो नहीं पाई है। तो टाइपफेस का इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ ताल्लुक शो करने के लिए एक डिफरेंट किस्म का वेरिएबल चूज करना पड़ेगा और इसके ऊपर दोबारा फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था थीसिस उसका जो कि उसने बिल्कुल बायस होके अपना डिस्क्राइब किया है। वो उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है और उसके प्रो में भी जा सकता है, लेकिन उसने एक टॉपिक को डिस्कस किया कि टाइपफेस का इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसके अंदर जो है वो उसने उसको नेगेटिव पाया। तो टाइपफेस का इमोशनल रिस्पॉन्स के साथ ताल्लुक इस तरीके से साबित नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी अनदर मेथड टू बी फॉलोड। तो उसके लिए फर्दर रिसर्च रिक्वायर्ड है। तो ये इसके थीसिस का फाइनल कंक्लूजन था। अब कंक्लूजन जो भी हो या जिस तरह का भी उसका रिजल्ट्स हो, हमारा कंसर्न जस्ट थीसिस का राइटिंग स्टाइल फॉलो करना है। तो एज अ सैंपल हमने इस थीसिस को ले लिया है, बाकी ये सारी चीज़ें आखिर में उसने इस तरह से ही एक्सप्लेन की हैं। और रेफरेंसेस वगैरह एंड पे कुछ दिए, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस और पिक्चर्स के सारी चीज़ें, और थीसिस एंड कर दिया उसने। ऑलमोस्ट 100 पेजेस का ये थीसिस था। तो होप कि आपको थोड़ा बहुत थीसिस के राइटिंग स्टाइल समझ आया होगा। फिर भी आपको इसके अंदर कोई इशू या कंफ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।